हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। MCQ का आज 14वां वीडियो है। इससे पहले 13 वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आई होप आप लोगों ने उसे देख लिया होगा। और हाँ, 28 मई 2025 को बिहार में जो बीएड का एग्ज़ाम हुआ था उसका डिस्कशन भी इसी चैनल पर करवाया जा चुका है। केवल जीके जीएस का आप लोग देख लीजिएगा। हूबहू क्वेश्चन वही आया है जो मैं पढ़ाया करती हूँ और आपसे बोला करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ इसे नोट डाउन रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। इस बात का प्रूफ हो चुका है। आप देख लीजिएगा बीएड वाला एग्ज़ाम का पेपर, आप लोगों को सच में एहसास होगा कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो बिल्कुल एग्ज़ाम के पैटर्न से है। तो आइए देर ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो किस वर्ष लागू हुआ था? वो वर्ष था जब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1972। कब लागू हुआ था? 1972 में भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। आइए इससे संबंधित कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर 1980 की बात की जाए तो इस समय वन संरक्षण कार्यक्रम चलाया गया था। क्या चलाया गया था? वन संरक्षण कार्यक्रम। ठीक है, वन संरक्षण कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 1980 में। 1986 की बात की जाए तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, कौन सा अधिनियम चलाया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब चलाया गया? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये चलाया गया था 1986 में। ठीक है, अगर 1988 की बात की जाए तो 1988 में कौन सा नियम लागू हुआ था? तो 1988 में लागू हुआ था 1988 में नई वन नीति लागू हुआ था। क्या लागू हुआ था? नई वन नीति। ठीक है, नई वन नीति के अकॉर्डिंग क्या था? नई वन नीति में ये प्रावधान किया गया था कि अनुकूल पर्यावरण रहने के लिए 33%, कम से कम 33% वन का होना अनिवार्य है। कितना परसेंट? 33% वन का होना अनिवार्य है। ये किस नियम के तहत लागू हुआ था? तो नई वन नीति 1988 के तहत। ठीक है, और 1986 में क्या लागू हुआ था? तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, जबकि 1972 में, तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1980 में तो वन संरक्षण कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं इससे हटके। ठीक है, उसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में बाघ संरक्षण कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो भारत में बाघ संरक्षण कार्यक्रम जो है वो 1973 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1973 में। शेर परियोजना कब चलाया गया था? शेर परियोजना 1972 में चलाया गया था। ठीक है, देखिए बाघ संरक्षण अधिनियम या बाघ परियोजना ये चलाया गया था 1973 में, लेकिन शेर परियोजना अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो एक साल पहले ही यानी कि 1972 में ही चलाया गया था। ठीक है, हेंगुल परियोजना आपसे पूछा जाएगा, हेंगुल परियोजना कब चलाया गया था? हेंगुल परियोजना 1970 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1970 में हेंगुल परियोजना। कस्तूरी मृग परियोजना कब चलाया गया था? तो कस्तूरी मृग परियोजना भारत में 1972 में चलाया गया था। ठीक है, मगरमच्छ परियोजना कब चलाया गया था? तो मगरमच्छ परियोजना 1974 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1974 में। गेंडा परियोजना कब चलाया गया था? गेंडा परियोजना 1987 में चलाया गया था। और एक सींग वाले गेंडा के लिए काजीरंगा असम में जो है, असम का राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा बहुत ही प्रसिद्ध है एक सींग वाले गेंडा के लिए। ठीक है, गेंडा परियोजना कब चलाया गया था? 1987 में। ठीक है, हाथी परियोजना कब चलाया गया था? 1992 में। कब चलाया गया था? 1992 में। गिद्ध संरक्षण कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो गिद्ध संरक्षण कार्यक्रम 2006 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 2006 में। ठीक है, आई होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? क्या ये उपराज्यपाल द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन से संबंधित है या राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन से संबंधित है? प्रधानमंत्री द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 239 दो की बात की जाए, अगर यहाँ दो लिखा रहता अनुच्छेद 239 का 2, तो ये राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल का नियुक्ति किया जाता है इसके तहत। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, उपराज्यपाल द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, लेकिन यहीं अगर क्लोज दो दे देंगे तो ये राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 239 के 2 के तहत किया जाता है। ठीक है, आइए इससे संबंधित कुछ और आर्टिकल देख लेते हैं। अगर अनुच्छेद 239 से 41 की बात की जाए, अनुच्छेद 239 से 241 तक ये केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है,
उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो जस्ट मैं बताई 239 के क्लोज 2 में किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 239 ए, ठीक है। अनुच्छेद 239 ये किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 239 ए जो है दिल्ली के लिए केंद्र शासित है ना, भारत की राजधानी दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 239 के ए में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं, तो केंद्र शासित, पहले तो आप राष्ट्रपति की जान लीजिए कि राष्ट्रपति जो है अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं। तो राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत जारी करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 123 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। जबकि राज्य के राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं 213 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 213 के तहत राज्य के राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल की बात की जाए कि केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं, तो अनुच्छेद 239 के क्लोज बी के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 239 के क्लोज बी के तहत, मैं लिख दे रही हूँ, 1 मिनट लिख लीजिएगा आप लोग। अनुच्छेद 239 के क्लोज बी, ठीक है, क्लोज बी के तहत जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। अब आइए अध्यादेश संबंधित कुछ जानकारियाँ दे देती हूँ मैं कि अध्यादेश आखिर होता क्या है। अध्यादेश जो है जब संसद में सत्र नहीं चल रहा होता है, या फिर संसद में एक सदन का सत्र नहीं चल रहा होता है, या फिर दोनों सदन का सत्र नहीं चल रहा होता है, वैसे टाइम में अगर कोई इमरजेंसी हो गया हो या फिर कोई कानून इमरजेंसी पारित करनी हो, तो वैसे स्थिति में राष्ट्रपति अपना अध्यादेश के जरिए किसी कानून को बना सकते हैं। लेकिन बना हुआ कानून का न्यूनतम समय होता है 6 सप्ताह, यानी कि 6 सप्ताह के अंदर उस कानून को, अगर सत्र चालू हो चुका है तो दोनों सदनों से पारित हो जाना अनिवार्य है, ठीक है। दोनों सदनों से 6 सप्ताह के अंदर उस कानून को जिसे राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा पारित किए हैं उसे पारित हो जाना अनिवार्य है। लेकिन दोनों सत्र का सदन चल रहा हो तब ना, अगर मान लीजिए एक सत्र का सदन चल रहा हो, एक सदन का सत्र चल रहा हो, दूसरे सदन का सत्र नहीं चल रहा हो, स्थगित हो या नहीं चल रहा हो, वैसे कंडीशन में, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, 6 मंथ तक इस अध्यादेश को लागू रह सकता है। लेकिन 6 मंथ के अंदर कभी भी अगर दूसरा सदन भी चलना, यानी दूसरे सदन का सत्र भी चलना प्रारंभ हो गया, तो दूसरे सदन के प्रथम बैठक से जब भी मान लीजिए अध्यादेश लागू हुआ, उसका 10 दिन बाद ही दूसरे सदन का या फिर दोनों सदन का सत्र प्रारंभ हो गया, तो उसके जब से प्रारंभ हुआ उस दिन के प्रथम बैठक से 6 सप्ताह के अंदर अध्यादेश को पारित होना अनिवार्य है दोनों सदनों से। अगर मान लीजिए सदन चल ही नहीं रहा, एक सदन चल रहा हो 6 महीना तक, दूसरा सदन नहीं चल रहा हो, 6 महीना तक, यानी कि 6 महीना के भीतर तक अगर नहीं चल रहा हो, जब भी चलना प्रारंभ हुआ तो उसके 6 सप्ताह के अंदर उसे अनुमोदन मिल जाना चाहिए अध्यादेश को, ठीक है। लेकिन 6 महीना तक भी नहीं चलता हो, 6 महीना के बाद भी नहीं चलता हो, तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जो पारित किया है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि अध्यादेश की अधिकतम उम्र सीमा 6 महीना होता है और न्यूनतम 6 सप्ताह होता है। लेकिन अगर वही 6 महीना के अंदर ही दोनों सदनों से अनुमोदन मिल जाता है अध्यादेश को, तो वो एक कानून बन जाता है, ठीक है। यही सेम प्रावधान राज्य में भी है और यही सेम प्रावधान केंद्र शासित प्रदेश में भी है, ठीक है। तो अध्यादेश, आई होप आप लोग समझ गए होंगे अध्यादेश होता क्या है। इमरजेंसी के टाइम कुछ भी आपातकालीन स्थिति हो गया, वैसे स्थिति में कानून राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है। वैसे स्थिति में जब सत्र नहीं चल रहा हो, तो अगर सत्र चल रहा हो तब तक अध्यादेश की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन सत्र नहीं चल रहा हो, कानून बनाने की नौबत आ गई, तो अध्यादेश के द्वारा कानून पारित कर दिया जाता है, लेकिन अनुमोदन मिलना चाहिए, ठीक है, जैसे मैं बता चुकी हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब बने थे, यानी कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे निम्नलिखित में से, इनमें से। तो ये बने थे 1948 में, ठीक है। 1948 में हरिपुरा अधिवेशन,
कौन सा अधिवेशन? हरिपुरा अधिवेशन। ये गुजरात में पड़ता है। हरिपुरा कहाँ पड़ता है? हरिपुरा गुजरात में पड़ता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, ठीक है। और एक और अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था 1939 वाला, ठीक है, 1939 वाले त्रिपुरी अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? त्रिपुरी, मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? त्रिपुरा नहीं, ये त्रिपुरी है। त्रिपुरी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी किया जाता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही, क्योंकि इस अधिवेशन की अध्यक्ष जो है सुभाष चंद्र बोस को ही चुना गया था। और ये कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था जिसमें अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन हुआ था, ठीक है। और निर्वाचन में एक तरफ तो सुभाष चंद्र बोस खड़े थे और दूसरे तरफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में पट्टाभी सीतारामैया खड़े थे। लेकिन पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करते हुए इस निर्वाचन में सुभाष चंद्र बोस विजयी हुए और अध्यक्ष चुने गए। लेकिन इस घटना से महात्मा गांधी बहुत उनको बुरा लगा, जिस कारण से उन्होंने ये कहा कि ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं बल्कि ये हार मेरा है। जिस कारण से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता समिति के जो सदस्य थे वो रिजाइन मार दिए। इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस को भी अपना पद से रिजाइन देना पड़ा कि जब कोई राजी ही नहीं है कि मैं अध्यक्ष पद पर रहूं तो मैं क्यों रहूं। वो रिजाइन मार दिए। उनको रिजाइन मारने के बाद अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा संभाला गया। तो इससे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि कौन से अधिवेशन के लिए अध्यक्ष पद का निर्वाचन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो 1939 वाले अधिवेशन के लिए, ठीक है। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस थे और महात्मा गांधी के नेतृत्व में कौन थे? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में पट्टाभी सीतारामैया थे, ठीक है। पट्टाभी सीतारामैया की हार हो गई थी, सुभाष चंद्र बोस विजयी हुए थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस विजयी होने के बाद भी त्याग पत्र दे दिए थे क्योंकि सब नाराज़ था, महात्मा गांधी भी नाराज़ थे और महात्मा गांधी का तो सभी सम्मान करते थे। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी के समिति जो सदस्य थे वो भी रिजाइन मार दिए कि जब महात्मा गांधी नाराज़ है तो मैं कैसे रह सकता हूँ, वो भी रिजाइन मार दिए। लास्ट में सुभाष चंद्र बोस अपना पद से ही त्याग पत्र दे दिए और फिर वो पद तो खाली हो गया। तो उस पद के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब सुभाष चंद्र बोस त्याग पत्र दे दिए तो फिर 1939 वाले अध्यक्षता का पद किसने संभाला? तो संभाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और 1941 की बात की जाए तो अबुल कलाम आज़ाद इस समय थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, ठीक है। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। किसके द्वारा? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जो एक बंगाली थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? कौन सा रक्त घटक रक्त के थक्के जमने में मदद करता है? क्या वो लसिकानु है, बिम्बाणु है या मोनोसाइट है या लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बिम्बाणु, जिसे प्लेटलेट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे प्लेटलेट्स भी कहा जाता है, ठीक है। बिम्बाणु को ही प्लेटलेट्स भी कहा जाता है। और प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? तो प्लेटलेट्स का कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना। क्या कार्य होता है? रक्त का थक्का जमाना प्लेटलेट्स का कार्य होता है। और प्लेटलेट्स पाया कहाँ जाता है? तो प्लेटलेट्स पाया जाता है प्लाज्मा में। कहाँ पाया जाता है प्लेटलेट्स पाया जाता है प्लाज्मा में, ठीक है। और अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में कार्य करता है यानी कि सहायता करता है, तो प्रोटीन पूछेगा तो प्रोथ्रोम्बिन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? प्रोथ्रोम्बिन इसलिए हो जाएगा क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन, जैसे पहले तो आप ये जान लीजिए प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन पाया कहाँ जाता था? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो है ये प्लाज्मा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है। और इसका कार्य क्या है? तो इसका क्या कार्य है? थ्रोम्बिन। ये क्या करता है? थ्रोम्बिन में बदल जाता है। और थ्रोम्बिन में बदल जाता है जो फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलता है, जिससे रक्त का थक्का बनता है, ठीक है। इसका कार्य यही है। तो अगर आपको ऑप्शन में प्रोथ्रोम्बिन दे तब भी आंसर सही होगा और थ्रोम्बिन दे तब भी आंसर सही होगा। यानी कि अगर आपसे पूछेगा कि रक्त जमाने में कौन सा प्रोटीन कार्य करता है तो इनमें से जो भी ऑप्शन में रहेगा वो सही हो जाएगा। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन कार्य करता है, तो रक्त का थक्का जमाने में अगर विटामिन पूछ लिया जाए तो विटामिन के हो जाएगा। कौन सा विटामिन हो जाएगा? विटामिन के हो जाएगा। लेकिन प्रोटीन पूछेगा तो कौन सा प्रोटीन हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा आपका प्रोथ्रोम्बिन या थ्रोम्बिन, जो भी ऑप्शन में हो। अगर आपसे वहीं मिनरल्स पूछ लिया जाए कि कौन सा मिनरल्स जो है, अगर मिनरल्स पूछ लेगा तो मिनरल्स हो जाएगा
कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है। जबकि विटामिन पूछ लेगा कौन सा विटामिन कार्य करता है, तो विटामिन के हो जाएगा। कौन सा विटामिन? विटामिन के हो जाएगा। जबकि प्रोटीन पूछेगा तो प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन या थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन जो भी हो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर ब्लड में पूछ लेगा कि ब्लड में से कौन सा पार्ट जो है, कौन सा सेल रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है, तो वो हो जाएगा बिम्बाणु यानी कि प्लेटलेट्स, ठीक है। अगर मोनोसाइट की बात की जाए, ये मोनोसाइट ऑप्शन में जो दिया है मोनोसाइट, ये डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट है। और डब्ल्यूबीसी का सबसे बड़ा वाला भाग कौन सा है? तो सबसे बड़ा भाग जो है आकार में मोनोसाइट होता है। कौन होता है? मोनोसाइट होता है। लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का कार्य क्या होता है? तो आरबीसी का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि चौरी चौरा घटना के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो चौरी चौरा घटना कब हुआ था? चौरी चौरा घटना जो है ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था चौरी चौरा घटना? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और चौरी चौरा घटना हुआ क्यों था? एक्चुअली हुआ ये था कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था असहयोग आंदोलन? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इसी दौरान क्या हुआ था, कुछ प्रदर्शनकारियों के द्वारा अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी प्रदर्शनकारियों पर ब्रिटिश पुलिस के द्वारा, ठीक है, ब्रिटिश पुलिस के द्वारा इन पर अंधाधुंध गोलियां चला दिया गया था, जिसके बचाव में इन्होंने भी विरोध किया। उसका विरोध करते हुए गोरखपुर के पुलिस थाना को ही जला दिया, इन्होंने जला दिया, जिस कारण महात्मा गांधी आघात होकर असहयोग आंदोलन को ही वापस ले लिए, क्योंकि उनका तो मानना था कि हिंसा नहीं होना चाहिए, और ये हिंसा हो गया और हिंसा होना भी जायज़ था। जब वो लोग गोली चलाए इन पर अंधाधुंध बिना मतलब का, तो ये लोग भी तो कार्रवाई में कुछ करेंगे ना। तो इसी कारण से आघात होकर महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो आपसे पूछेगा कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था? चौरा चौरी कांड जो है 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरा चौरी नामक एक गाँव जगह था, वहीं पर हुआ था, ठीक है। और इसे असहयोग आंदोलन, इस घटना से आघात होकर, नाराज होकर महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था 12 फरवरी को। कब लिया गया था? 12 फरवरी 1922 को वापस लिया गया था, ठीक है, असहयोग आंदोलन को। और ये किस बैठक में घोषणा की है कि असहयोग आंदोलन को वापस लेंगे? तो बारदोली बैठक में, ठीक है, बारदोली बैठक में महात्मा गांधी, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, किस बैठक में उन्होंने घोषणा किया था? तो बारदोली बैठक में उन्होंने घोषणा किया था कि मैं असहयोग आंदोलन को वापस ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है कि उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। कौन था? लॉर्ड रीडिंग, क्योंकि लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल जो है वो था 1921 से 26। कब था? 1921 से 26 जो है लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल था, ठीक है। आइए इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, वायसराय से संबंधित, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दांडी यात्रा के समय भारत का वायसराय कौन था, तो दांडी यात्रा की शुरुआत, पहले तो ये जान लीजिए कि दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को। कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को। और इसी के तहत 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो मैं क्या बोल रही थी कि दांडी यात्रा के समय वायसराय कौन था भारत का? तो लॉर्ड इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन दांडी यात्रा के समय भारत का वायसराय था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड विलिंगटन था। कौन था? लॉर्ड विलिंगटन भारत का वायसराय था। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय था कांग्रेस की स्थापना के समय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लिनलिथगो था। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय था। भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय, उस समय वायसराय को गवर्नर जनरल बोला जाता था, ठीक है, क्योंकि 1858 के बाद गवर्नर जनरल के पद को वायसराय में बदल दिया गया था, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो आपसे पूछेगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही था, ठीक है, क्योंकि इसी के काल में तो 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति के बाद कैनिंग जो गवर्नर जनरल का पद है, इसे वायसराय में कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो इसीलिए अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, प्रथम वायसराय
लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन, पहले तो आप ये जान लीजिए बंगाल विभाजन हुआ कब था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और उस समय गवर्नर जनरल भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन रद्द किसके समय में किया गया था? उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे नज़दीकी है? तो कौन सा सबसे नज़दीकी तारा है? वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सेंटूरी नहीं होता है, सेंचुरी होता है। ठीक है। प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीकी, देखिए यहाँ तो थोड़ा सा गलत किया है, क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे नज़दीकी है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा आपसे पूछेगा तो सूर्य हो जाएगा। दूसरा सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? दूसरा सबसे नज़दीकी तारा हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी, क्योंकि पृथ्वी के सबसे नज़दीक सूर्य क्या है? सूर्य भी एक तारा है, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तो सूर्य ही है ना। लेकिन दूसरे क्रम पे कौन सा है? दूसरे क्रम पे प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सीरियस क्या है, तो ये सबसे चमकीला तारा है। क्या है? सबसे चमकीला तारा। ठीक है। आपसे पूछेगा सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो सबसे चमकीला तारा सीरियस है। ठीक है। और पृथ्वी से दूसरे क्रम पर सबसे नज़दीकी तारा सूर्य के अलावे सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? तो सूर्य के अलावे अगर आपसे पूछेगा तो प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। ठीक है। और तारा किसे कहा जाता है? तारा उसे कहा जाता है जिसमें अपना प्रकाश हो। सूर्य में तो अपना प्रकाश है। क्या चंद्रमा तारा है? तो नहीं, चंद्रमा तारा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं है। उसमें जो प्रकाश आता है वो सूर्य से ही आता है। चंद्रमा क्या है? तो ये एक पृथ्वी का मात्र उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है। चंद्रमा ग्रह भी नहीं है, चंद्रमा उपग्रह है। और उपग्रह किसे कहा जाता है? उपग्रह उसे कहा जाता है जो ग्रह का परिक्रमा करता हो, क्योंकि पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी एक ग्रह ही है ना, क्योंकि ये तो सूर्य का परिक्रमा करती है। लेकिन ग्रह का जो परिक्रमा करता है उसे उपग्रह कहा जाता है। और चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करता है। पृथ्वी के परिक्रमा के साथ साथ वो सूर्य का भी परिक्रमा करता है, लेकिन ग्रह का भी तो कर रहा है ना, इसीलिए उसे उपग्रह कहा जाता है। ठीक है। और उपग्रह और ग्रह दोनों में अपना प्रकाश नहीं होता है, और तारा में अपना प्रकाश होता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? ये किया गया था 18 जुलाई 1947 को। रखा कब गया था ब्रिटिश संसद में? तो रखा गया था 3 जुलाई को। कब रखा गया था? 3 जुलाई को रखा, 4 जुलाई को रखा गया था। और इसे पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 को। ठीक है। भारत को आज़ादी कब मिला था? तो भारत को उस समय जिस समय भारत को आज़ादी मिल रहा था, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली था। और क्लीमेंट एटली के द्वारा भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा कब की गई थी? तो इसके द्वारा घोषणा की गई थी 20 फरवरी को। और किस डेट को निर्धारित किया गया था भारत के स्वतंत्रता? क्लीमेंट एटली के द्वारा। इसके द्वारा कहा गया था कि मैं 30 जून 1948 को, कब किया बोला था? 30 जून 1948 को भारत को स्वतंत्र कर दूंगा। ये किसने कहा था? तो ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा कहा गया था। और इसकी घोषणा कब की गई थी कि 30 जून 1948 को भारत को स्वतंत्र कर देंगे? इसकी घोषणा की गई थी 20 फरवरी 1948 को। ठीक है। लेकिन भारत की स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को ही दे दिया गया था। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान क्या है? प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार, या राज्य के नीति निर्देश का सिद्धांत है, या प्रत्येक नागरिक का साधारण कर्तव्य, या प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य? तो ये है प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है कि वो राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। अगर बाय द वे आप नहीं कर रहे हैं तो आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं कराया जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ कानून भी बनाए जिसके तहत आपको दंडित किया जा सकता है अगर आप इसका अपमान कर रहे हैं। तो ठीक है, आप सम्मान नहीं कर सकते तो आप इसका अपमान भी नहीं कर सकते। ठीक है। अगर मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो आपसे पूछेगा कि क्या ये मूल संविधान में था मौलिक कर्तव्य? तो नहीं, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। इसे 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत
भारत के संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे? तो कुल 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि मौलिक कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है संविधान में? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। किस समिति के सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, तो 10 मौलिक कर्तव्य को ही जोड़ा गया था, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य को भी जोड़ा गया था संविधान में। तो वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था, 0 था। ठीक है, एक भी नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, लेकिन स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 8 ही मौलिक कर्तव्य का सिफारिश किया गया था, लेकिन जोड़ा कितना गया था? 10 जोड़ा गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन से शहर को पूर्व के पेरिस के रूप में जाना जाता है? यानी कि पूर्व के पेरिस के रूप में किस भारतीय शहर को जाना जाता है? तो पांडिचेरी को। किसे जाना जाता है? पांडिचेरी को पूर्व के पेरिस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि मोतियों का शहर, ठीक है, मोतियों का शहर किस भारतीय शहर को कहा जाता है? मोतियों का शहर, तो मोतियों का शहर जो है वो कहा जाता है हैदराबाद को। किसे कहा जाता है? हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपसे पूछेगा सिलिकॉन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? सिलिकॉन सिटी के नाम से बंगलुरु को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? बंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी जो है कोच्चि को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। ठीक है, भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो भारत का स्कॉटलैंड कुर्ग शहर को कहा जाता है। कुर्ग कर्नाटक का एक शहर है, जिला है कर्नाटक का। ठीक है, तो भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? कुर्ग को। ठीक है, कुर्ग को मैं लिख दे रही हूँ, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नमक सत्याग्रह की सफलता के पश्चात कौन सा राष्ट्रीय नेता बिहार का दौरा किया था? तो नमक सत्याग्रह की सफलता के पश्चात कौन सा भारतीय राष्ट्रीय नेता जो है बिहार का दौरा किया था? वो थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। गलत लिखा गया है, ये जवाहरलाल नेहरू आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, मिसप्रिंट है। वही जो है नमक सत्याग्रह की सफलता के बाद बिहार का दौरा किए थे। नमक सत्याग्रह ये कब चलाया गया था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही नमक सत्याग्रह चलाया गया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो जस्ट मैं बताई 6 अप्रैल 1930 को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया गया था दांडी यात्रा के द्वारा। दांडी यात्रा का प्रारंभ कब हुआ था? तो दांडी यात्रा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दांडी यात्रा प्रारंभ कब हुआ था, दांडी यात्रा, तो दांडी यात्रा जो है ये प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को। स्क्रीन छोटा है ना तो लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं मुंह से ही बोल रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि दांडी यात्रा कुल कितने दिनों का यात्रा था, तो ये कुल 24 दिनों का यात्रा था। कितने दिनों का? 24 दिनों का यात्रा था। दांडी यात्रा 24 दिनों का था। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी अपने 78 सदस्यों के साथ, कितने? 78 सदस्यों के साथ पहुँचे दांडी जगह पर। ठीक है, दांडी नामक जगह जो है वो कहाँ है? दांडी नामक जगह गुजरात में पड़ता है, वहाँ पर पहुँचे समुद्र किनारे। और 5 अप्रैल को पहुँच के 6 अप्रैल को मॉर्निंग में उन्होंने एक मुट्ठी नमक लेकर नमक कानून को तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया। तो कितने दिनों का कुल यात्रा था? 24 दिनों का। कितने किलोमीटर का यात्रा था? 385 किलोमीटर का। कितने मील का यात्रा था? तो 240 मील का यात्रा था। कितने सदस्य थे कुल? तो 79 सदस्य थे। लेकिन महात्मा गांधी के साथ कितने सदस्य थे? तो 78 सदस्य थे, क्योंकि 79वां तो महात्मा गांधी हो जाएगा, तो कुल सदस्य आपसे पूछेगा तो 79 हो जाएगा। लेकिन महात्मा गांधी के साथ कुल कितने सदस्य थे? तो 78 सदस्य थे। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय एक अमेरिकी पत्रकार भी था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मे भी कोई एग्जाम में पूछ ले वापस से। वेब मिलर कौन सा पत्रकार था? वेब मिलर जो है, वेब मिलर नामक अमेरिकी पत्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन में था। ठीक है, और लुई फिशर जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय था। लुई फिशर भी अमेरिकी पत्रकार था जो
भारत छोड़ो आंदोलन के समय था, और वेब मिलर जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय था, जो अमेरिकी पत्रकार है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए तो ये संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अस्थाई अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात की जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1921 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और इसी अधिवेशन में जो है मौलिक अधिकार का मांग किया गया था। ठीक है, किस अधिवेशन में? कराची अधिवेशन में। और कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बिहार के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने वाला पहला मुगल राजकुमार कौन था? कौन था? अकबर द्वितीय था, या खुर्रम था, या परवेज था, या मुअज्जम था? तो वो था परवेज। परवेज कौन था? परवेज को पहले तो आप ये जान लीजिए इसे नियुक्त कब किया गया था। तो इसे नियुक्त किया गया था 1621 में। कब नियुक्त किया गया था? एक मिनट। इसे नियुक्त किया गया था 1621 में, बिहार का राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। और ये कौन था? तो ये था जहांगीर का बेटा। कौन था? ये था जहांगीर का बेटा था। ठीक है, जहांगीर का बेटा था परवेज मिर्जा, जिसे 1621 में बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। अगर अकबर द्वितीय की बात की जाए तो अकबर द्वितीय कौन था? अकबर द्वितीय जो है औरंगजेब का बेटा था। कौन था अकबर द्वितीय? अकबर द्वितीय औरंगजेब का बेटा था। ठीक है, अगर खुर्रम की बात की जाए तो खुर्रम को ही आगे चलकर शाहजहाँ के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? शाहजहाँ के नाम से खुर्रम को ही जाना गया, शाहजहाँ की उपाधि दी गई थी। ठीक है, मुअज्जम की बात की जाए तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से जो मुग़ल बादशाह बैठा था उसे क्या कहा जाता है? उसका वास्तविक नाम मुअज्जम था। क्या था? मुअज्जम था। बहादुर शाह प्रथम का वास्तविक नाम क्या था? तो बहादुर शाह प्रथम का वास्तविक नाम मुअज्जम था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और मुअज्जम का शासनकाल कब था? तो मुअज्जम औरंगजेब की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था। 1707 से 1712 तक मुअज्जम का कार्यकाल था। ठीक है, और बहादुर शाह प्रथम को क्या कहा जाता है? बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? शाहे बेखबर के नाम से बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अच्छा, ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है, इसका ऑप्शन वापस से जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है वो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो है प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 324 से 29 के बीच में जो है निर्वाचन आयुक्त का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 में प्रावधान दिया गया है निर्वाचन आयुक्त से संबंधित। ठीक है, और किसके द्वारा नियुक्ति किया जाता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की? तो राष्ट्रपति के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल जो है कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक। ठीक है, 65 वर्ष के उम्र तक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर 55 वर्ष की उम्र में, तो यानी कि वो सेवानिवृत्ति होंगे 61 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? 61 वर्ष की उम्र में, यानी कि वो 6 वर्ष अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति 62 वर्ष की उम्र में हुआ है, तो कितने वर्ष तक पद पर रहेंगे? मात्र 3 वर्ष तक रहेंगे, क्योंकि वो 65 वर्ष की उम्र तक ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर रह सकते हैं। या मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोलिए या फिर अन्य आयुक्त बोलिए, अन्य निर्वाचन आयुक्त भी, क्योंकि निर्वाचन आयुक्त में कुल 3 सदस्य होते हैं। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य सदस्य होते हैं, तो सबका कार्यकाल उतना ही होता है, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की उम्र तक। ठीक है, और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञान कुमार हैं। कौन है? ज्ञानेश कुमार वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी अंतिम सांस किस आश्रम में ली थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी अंतिम सांस जो है सदाकत आश्रम में ली थी। किस आश्रम में? सदाकत आश्रम में। और सदाकत आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्थापना 1921 में, ठीक है, 1921 में स्थापना ये किया गया था मजहरूल हक के द्वारा। किसके द्वारा? मजहरूल हक, ठीक है, मजरूल लिखिए, मजहरूल हक के द्वारा सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1921 में की गई थी। कब की गई थी? 1921 में की गई थी। अगर सीताराम आश्रम की बात की जाए तो सीताराम आश्रम की स्थापना जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा शायद 1927-28 में किया गया था, पटना के बिहटा में। कब किया गया था? पटना के बिहटा में 1927-28 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा सीताराम आश्रम की स्थापना की गई थी। ठीक है। अगर साबरमती आश्रम की बात की जाए तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। पौनार आश्रम की बात की जाए तो पौनार आश्रम की स्थापना किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? आचार्य विनोबा भावे के द्वारा पौनार आश्रम की स्थापना की गई थी। ठीक है। और इसी पौनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। ठीक है। कहाँ से? पौनार आश्रम पड़ता कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र के वर्धा जिला में पड़ता है। ठीक है। महाराष्ट्र के वर्धा जिला के पौनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। और पौनार आश्रम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो पौनार आश्रम की स्थापना किया गया था आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी की अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में किसे द जेंटल बिहारी कहकर संबोधित किए हैं? तो महात्मा गांधी के द्वारा अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में किसे जेंटल बिहारी कहकर संबोधित किया गया है? किसे कहे हैं वो? तो उनके द्वारा ब्रजकिशोर प्रसाद को। किसको कहा गया है? ब्रजकिशोर प्रसाद को अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में द जेंटल बिहारी कहकर संबोधित किया गया है। ठीक है। अगर श्री कृष्ण सिंह की बात की जाए तो ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। कौन थे? बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है। राजकुमार शुक्ल की बात की जाए तो राजकुमार शुक्ल जो हैं वो महात्मा गांधी को बिहार में आने का निमंत्रण दिया था कि बिहार आइए और चंपारण में आकर किसानों की दुर्दशा देखिए। तो किसानों की दुर्दशा देखने के लिए महात्मा गांधी का ध्यान आकर्षित किसके द्वारा किया गया था? तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था तो महात्मा गांधी के द्वारा ही ना उसका नेतृत्व किया गया था। महात्मा गांधी को बुलाया किसने था किसानों की स्थिति देखने के लिए? तो किसानों की स्थिति देखने के लिए राजकुमार शुक्ल के द्वारा बुलाया गया था। कब? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ठीक है। लखनऊ अधिवेशन 1916 में राजकुमार शुक्ल के द्वारा महात्मा गांधी को निमंत्रण दिया गया कि आप आइए और बिहार में तिनकटिया पद्धति जो है, तिनकटिया प्रणाली जो चल रहा है, जिसके कारण किसानों की दुर्दशा बहुत ख़राब हो चुकी है, आप उसको आकर ठीक कीजिए। तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा ही बुलाया गया था महात्मा गांधी को। राजकुमार शुक्ल का संबंध किस गांव से है? तो मुरली भरौवा गांव से। ठीक है। इनके गांव के बारे में भी एक बार बीपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव से बिलोंग करते हैं? तो वो मुरली भरौवा गांव से बिलोंग करते हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और आप लोग लिख लीजिए। आपसे पूछा जाएगा कलम के जादूगर किसे कहा जाता है? तो कलम के जादूगर कहा जाता है राम वृक्ष बेनीपुरी को। किसे कहा जाता है? राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा इंदुनाथ नंदी, ठीक है, इंदुनाथ नंदी की बात की जाए तो इंदुनाथ नंदी जो है बिहार और झारखंड के विभिन्न हिस्सों में जादुई लालटेन की मदद से क्रांतिकारी पंथ का नेतृत्व किए थे। ठीक है। बिहार और झारखंड के विभिन्न हिस्सों में क्या किए थे? जादुई लालटेन की मदद से क्रांतिकारी पंथ का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इंदुनाथ नंदी के द्वारा किया गया था। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो बिहार के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? वो थे अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो पहले सत्याग्रही कौन थे? तो ये थे पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह जो है वो पहले सत्याग्रही थे बिहार के। पहले सत्याग्रही कौन थे? तो बिहार के पहले सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह, जबकि दूसरे सत्याग्रही थे अनुग्रह नारायण सिन्हा। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में सत्याग्रह का प्रारंभ कब हुआ था, पहले तो आप ये जान लीजिए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ कब था और किसके द्वारा किया गया था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 को
17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम से महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को नियुक्त किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। किसे? विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही के रूप में नियुक्त किया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम सत्याग्रही कौन था। अगर बिहार उहार नहीं दे और डायरेक्ट आपसे पूछेगा प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे। ठीक है। द्वितीय सत्याग्रही कौन से? तो दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। दूसरे के बारे में बीपीएससी एग्जाम में पूछा जाएगा और तीसरे के बारे में पूछा था सर 67 या 68 बीपीएससी शायद 67 वाला बीपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि तीसरे सत्याग्रही कौन थे। 67 या 68 ये दोनों में से किसी बीपीएससी में एग्जाम में पूछा जा चुका है कि तीसरे सत्याग्रही कौन थे। तो तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। कौन थे? ब्रह्मदत्त जो हैं वो तीसरे सत्याग्रही थे। चौथे सत्याग्रही कौन थे? तो चौथे सत्याग्रही सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? चौथे सत्याग्रही सरोजिनी नायडू थी। जबकि बिहार में अगर प्रथम सत्याग्रही की बात की जाए, और बिहार में पहले तो आप ये जानिए कि बिहार में सत्याग्रह प्रारंभ कब हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह 28 नवंबर कब? 28 नवंबर 1940 को बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। ठीक है। और प्रथम सत्याग्रही के रूप में डॉक्टर कृष्ण सिंह और दूसरे सत्याग्रही के रूप में अनुग्रह नारायण सिन्हा को चुना गया था। ठीक है। अगर राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए तो इन्हें बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है। राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गांधी के रूप में भी जाना जाता है और भारत का आज़ाद शत्रु के रूप में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की बात की जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि नवपाषाण काल को नवपाषाणिक क्रांति किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था गार्डन चाइल्ड के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था? गार्डन चाइल्ड के द्वारा नवपाषाण काल को नवपाषाणिक क्रांति कहा गया था। ठीक है। अगर अलेक्जेंडर कनिंघम की बात की जाए तो ये भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिदेशक थे। कौन थे? भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी। ठीक है। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ था, क्योंकि उस समय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल ही थे। ठीक है। जॉन मार्शल का कार्यकाल शायद 1902 से 1928 तक था। और हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा की खोज कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में। और किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी। ठीक है। और मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? राखल दास बनर्जी के द्वारा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है शीश संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? शीश संगठन की स्थापना देवदत्त के द्वारा किया गया था। देवदत्त कौन थे? देवदत्त जो हैं ये महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई थे। ठीक है। महात्मा बुद्ध के कौन थे? महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई थे देवदत्त। चचेरे भाई थे। ठीक है। और इन्हीं के द्वारा शीश संगठन की स्थापना की गई थी। महात्मा बुद्ध की बात की जाए तो महात्मा बुद्ध तो बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे और इनके द्वारा प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? तो प्रथम उपदेश दिया गया था उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। इस घटना को क्या कहा जाता है? इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है। इनके मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? इनके मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और मृत्यु कहाँ हुई थी इनकी? तो इनकी मृत्यु हुई थी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। ठीक है। महावीर स्वामी की बात की जाए तो ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। 24वें और अंतिम तीर्थकर। ठीक है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर आपसे पूछेगा तब भी महावीर स्वामी आंसर होगा। अगर 24वें तीर्थकर पूछेगा तब भी महावीर स्वामी हो जाएगा। ठीक है। अगर मखली या मैथिली लिखा गया है, मखली लिखना चाहिए। मखली गोशाल के बारे में पूछा जाए तो मखली गोशाल जो है वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मखली गोशाल थे। ठीक है। इनके बारे में भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैं बता रही हूँ कि सारा क्वेश्चन जो है वो सारे एग्जाम के पैटर्न से है और किसी भी एग्जाम में जीके जीएस का क्वेश्चन पूछता होगा तो यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। 90%, 99%, 99.99% टच इसी क्वेश्चन से करेगा आपको बिलीव नहीं हो तो अभी हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम हुआ हो आप देख सकते हैं और क्वेश्चन को मिला सकते हैं। ठीक है। और प्रीवियस क्वेश्चन आप लगा रहे होंगे तो आप लोगों को आइडिया मिल ही रहा होगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन का डिस्कशन के साथ साथ उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं सारा क्वेश्चन आप लोगों को बता देती हूँ। और मुझे आशा है, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ज़रूर नोट डाउन करते होंगे।
क्वेश्चन को, जैसे मैं हर रोज़ कहती हूँ वीडियो में, सबसे पहले मैं यही कहती हूँ कि आप लोग नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा और रिविज़न ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।